feeling down till और रास्ते में हमें पंडित जी भी मिलेंगे। चल रहा है तेरा वीडियो चल रहा है ना। देख लो आज फिर भूखी होगी है। Travel as much as you can. लोगों के रेट देख देख के मेरी तो लग गई है यार। पता है मिनिमम रेट जो है वो है 5,000 पाउंड 4,000 पाउंड। मैं आपका दोस्त साइकिल बाबा वर्ल्ड बाय साइकिल ट्रैवलर। क्यों धक्के खाने लग रहा है बिना काम साइकिल पे। कहाँ पहुँच गए पंडित जी? पिकाडिली सर्कस। पिछले 3 साल में मैंने कभी पानी की बोतल खरीद के पी नहीं है। मैं तो पागल तो था पर साला इतना बड़ा पागल होगा हमें अभी पता चला है। मैं तब से साइकिल बाबा बन गया हूँ। Nowadays traveling around the world. नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और कैमरे के पीछे हमारे साथ मोहित है जिन्होंने मेरी मदद की है यहाँ पर साइकिल बाबा से मिलने के लिए। साइकिल बाबा नाम क्यों है इन्हीं से पूछेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, 52 देशों में ये घूम चुके हैं। सीधा उन्हीं से बात करना शुरू करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं ही जानूँगा साइकिल बाबा नाम क्यों है? नाम तो मेरा डॉक्टर राज है, पर अभी मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो फिलीपीन में एक हमारे भारतीय दूतावास में एक अधिकारी थे। उन्होंने मेरे को ये नाम दिया कि यार तू तो अब बाबा ही बन गया है। तो दे राइट डाउन वन एप्रिसिएशन लेटर कि डॉक्टर राज नवाडे नोन एज ए साइकिल बाबा। सो फ्रॉम दैट डे आई राइट डाउन साइकिल बाबा। तो मैं तब से साइकिल बाबा बन गया हूँ। तो पिछले 3 साल से मैं साइकिल बाबा ही बन गया हूँ एक तरह से। मतलब मेरे को खुद को अपना नाम भूल गया हूँ मैं अब तो। साइकिल बाबा के नाम से काफ़ी जानते हैं। कंट्री का नाम क्या था वो? आप फिर अभी आपने बताया फिलीपीन। मैं जानना चाहूँगा तो जो बाबा वर्ड है या स्लैंग है वहाँ पे भी चलता है? नहीं, वो हमारे देश के वो थे उच्च अधिकारी थे, हमारे एम्बेसडर थे। हमारे जो भारतीय दूतावास में हमारे एम्बेसडर थे वो थे वो वहाँ पे। तो उन्होंने ये नाम दिया एक्चुअली। वैसे बाबा नाम काफ़ी कंट्रीज़ में चलता है। मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि जो अपने मिडल ईस्ट है वहाँ बाबा फादर को बोलते हैं। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग बाबा फादर को बोलते हैं। और हम स्पेशली हम हरियाणा में बैठे हैं तो हमारे जो पिताजी के बड़े भाई होते हैं हमारे यहाँ बाबा उनको भी बोला जाता है। ताऊ जी को भी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं हमारे। कई बार दादाजी को भी बोलते हैं। तो कम से कम ऐसा बोला जाता है। और बाकी हरियाणा के बाबा तो थोड़े ज़्यादा फेमस है। जो ट्रैवलर होते हैं उनको भी कई बार ऐसा चिढ़ाने के लिए कह लीजिए या फिर कैसे भी, मतलब जो एक आवारगी होती है उनमें, उस वजह से भी उनको बाबा बोला जाता है कि ये तो बाबा है उस टाइप से। फकीर, वो फकीर और बाबा मतलब हाँ थोड़ा मैचिंग ही होता है। मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहला सफ़र आपका कहाँ पे था? मेरे देश का। देश में ही कहाँ, मतलब हरियाणा से बाहर आप कहाँ गए थे? जगह से शुरू किया था और हरियाणा से मैं पहले कश्मीर की साइड में जाना स्टार्ट किया। बट जब मैं उधमपुर के आसपास पहुंचा था तो उस टाइम 2016 में शायद पठानकोट वाला पंगा हुआ था। तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा और मैं लगभग 8 महीने मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया था उस दौरान। हाँ। तो वहाँ से जैसे आप उधमपुर आप रुक गए थे तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि कश्मीर साइड में तो नहीं जा पा रहे थे? सोचना ज़्यादा सा काम नहीं होता ट्रैवलर का, वो चल देता है। रास्ते बनते जाते हैं, चलते रहते हैं। और मैं ट्रैवलर के साथ साथ में मेरी जो मेन काम है वो इन्वायरमेंट अवेयरनेस पे है। और ये काम जो मैं लेके चला था ड्यूरिंग 8 मंथ मैंने लगभग 800 से 1000 स्कूल कॉलेजेस में विज़िट किया। एक दिन में मैं 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 स्कूल कॉलेज में विज़िट करता था। काफ़ी सारी NGOs ने मेरी हेल्प करी इस दौरान। और हम स्कूल कॉलेज में छोटे छोटे सेमिनार, छोटी छोटी बातें लोगों को इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए बताते रहते थे। और अब तक इस जर्नी में 52 देश हो गए हैं तो 1 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन हम कर चुके हैं। अच्छा, तो आपकी ट्रैवलिंग के दौरान आप प्लांटेशन भी करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ट्रैवलर नहीं हूँ। उससे पहले मैं एक इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाला इंसान हूँ, जो कि इस जर्नी का मोटो ही मेरा जो था वो व्हील्स फॉर ग्रीन नाम है इस जर्नी का। तो इस मोटो को लेके ही मैं चला था और मेरा मेन काम यही है ट्रैवल। और आजकल आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, वो मेरा सेकेंडरी काम है। मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है। रास्ते में लोगों ने बताया कि भैया यूट्यूब पे भी वीडियो बना दिया करो, फेसबुक पे भी बना दिया करो। तो मैंने बनाने शुरू किए, थोड़ा बहुत एडिटिंग रास्ते में सीखी और
डालने शुरू किए, लोगों का प्यार मिलता गया, उससे मेरे आगे कनेक्ट मिलते गए, उससे मैं अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा पा रहा हूं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं यूट्यूबर भी बन गया हूं। अभी आपको यूट्यूबर ही कह सकते हैं कि मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर का एक काम होता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम करता है हर 24-48। मैं तो मूडी आदमी हूँ उस मामले में। यूट्यूब पे जब भी महीने में एडिट करने का मौका मिला 2-4 वीडियो डाल दिए, नहीं मन कर रहा है तो फिर छोड़ देता हूँ। बट मेरा काम जो है मेरा इन्वायरमेंट के प्रति, वो मेरा फर्स्ट काम है और पहला प्यार भी मेरा वही है। मूड के चक्कर में सर ने 3 लाख सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिए लगभग। हाँ, 3.25 लाख कह सकते हो आप। मूड के चक्कर 269 जो मैंने भी लास्ट देखा। मैं देखता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा समय कह रहा हूँ मैं कि प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। वैसे ही मैं तो बस वीडियो एडिट करता हूँ, डालता हूँ। मैंने आज तक अपने वीडियो ही नहीं देखे, सही बताऊँ तो। एडिट करते करते इतना पागल हो जाता है इंसान कि वो ही नहीं देख पाता। मैं जैसे जानना चाहूँगा कि जब आप साइकिल लेके निकलते हैं किसी जगह के लिए, या फिर जब पहली बार निकले थे, किस तरह की बातें दिमाग में चल रही थी, किस तरह का डर था? एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में था जब मैं अपनी पहली ट्रिप पे गया था, सोलो ट्रिप के ऊपर, साइकिल से तो नहीं गया था, लेकिन एक डर था कि कहीं बोर तो नहीं हो जाएगा अकेला घूमते घूमते, ये एक बड़ी चीज़ थी। दूसरा रहता है कि सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न रहता है। तो इस बारे में, इस चीज़ को आपने कैसे डील किया? घर वालों ने कैसे आपको अलाउ किया कि साइकिल पे पूरी जगह पे आप घूम सकते हो? जी, मैं यहीं पे बैठा था, ऊपर बैठा था, जिस जगह पे आज हम अपने हॉस्पिटल में बैठे हैं, इसके ऊपर बैठा था। एक दिन अचानक मन में आया कि यार ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैंने सर्च किया, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तो उस पूरी रात में सो नहीं पाया और सवेरे उठते ही मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन खड़का दिया। तो दोस्त बोलने लगे कि डॉक्टर पता है हमें, तो पागल तो था पर साला इतना बड़ा पागल होगा हमें अभी पता चला है। तो उस पागलपंथी में निकल गए और कुछ भी, कभी भी भय नहीं आया किसी भी तरह का, और कभी मन में ये विचार ही नहीं आया कि ये तेरा गलत डिसीजन था। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। धीरे धीरे एक लग्जरी लाइफ छोड़ के चला था, वो छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो हुई थी पर आदत हो गई है, अब मज़ा आने लग गया है। शुरू में थोड़ा सा था, अपने आसपास के एरिया में घूमना थोड़ा सा टफ रहता है। हमारे लोग टोंट ज़्यादा मारते हैं। वैसे भी हम हरियाणा से हैं तो टोंट तो धड़ल्ले से आते हैं, धक्के खा रहा है। हाँ, क्यों डॉक्टर था पैसे कमा रहा है, अपने यहाँ क्यों धक्के खाने लग रहा है बिना काम साइकिल पे। सो बट कुछ भी करना चाहो तो पागलपंथी की हद तक तो जाना पड़ता है, और उसी पागलपंथी की हद तक मैं गया तो मज़ा आने लगा। लोग जुड़ते गए और आज हम लाखों प्लांटेशन कर चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 10 लाख लोगों से ड्यूरिंग जर्नी मिल भी चुका हूँ, और 2-3 लाख लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ, मुझे कभी भी ये गिला नहीं हुआ अपने आप से कि ये डिसीज़न गलत था। अच्छा था और अच्छा रहेगा। अभी तो एक बीच में ये कोविड ने थोड़ा सा वो लगा दिया, कोमा लगा, फुल स्टॉप नहीं कह सकते हो आप, कोमा ही लगा सकते हैं। फुल स्टॉप लगना तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो कोमा लगा दिया है, तो अगला पैरा हम जल्दी शुरू करेंगे। और जिन दोस्तों की आपने बात कही शुरुआत में पागल बोल रहे थे या टोंट मार रहे थे, उनका अभी कैसा रवैया या फिर उनकी क्या सोच है अभी? देखिए, जो पागल बोलते थे वही मेरे दोस्त थे। उसी टाइम उन्होंने भी मुझे हेल्प करी थी जब स्टार्ट किया था, और आज भी कर रहे हैं। मुझे जर्नी के दौरान कोई समस्या आती है तो मैं उन्हीं को याद करता हूँ और वो मुझे पूरा हेल्प करते हैं। हाँ, वो अब यूँ कहते हैं ठीक है यार, डॉक्टर निकल गया तो अच्छी बात थी, अच्छा किया, अदरवाइज यहाँ तो पड़ा पड़ा क्या करता, ये लोगों को टिक्के लगाता रहता। ये नहीं बोलते कि हमें भी निकलना चाहिए था? फैमिली वाले हैं सब और मैं अकेला बंदा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को काफ़ी कुछ सोचना, समाज का सोचना पड़ता है, फैमिली का सोचना पड़ता है, तो इसलिए वो नहीं निकल पाते। तो जैसे कि आपने एक बात बताई कि जब आसपास के एरिया में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, आपने बताया अपने जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास के एरिया में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस बात को हम सही मान सकते हैं कि जो बंदे का पैशन होता है वो अपने जगह को छोड़ के कहीं पे दूर जाके ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर फोकस करके फॉलो कर पाता है? ऐसा नहीं है, मान सकते हैं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने आसपास की, अभी ये देखिए कुछ कटिंग्स पड़ी हैं यहाँ पे, ये सारी अपने आसपास के ही हैं। जब पहले दिन निकला था मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं लग्जरी लाइफ छोड़ के चला था ना, तो मेरा साइकिल पे बैग टांगना, लाल से बैग टांग लिए, तो काफ़ी लोग तो हमारे यहाँ पूछता तो कौन सी सब्जी बेच रहा है भाई। अच्छा। तो हमारे लोगों ने देखा नहीं था, वो चीज़ हमारे लोगों के लिए नई थी। और पर जो मेरा मैसेज लोगों में जाने लगा मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और हमारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज
काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं मतलब पहले तीसरे दिन मैं हिसार पहुंचा था। हिसार में एक अच्छा फंक्शन था, लायंस क्लब इंटरनेशनल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी और NGO से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और एक शाबाशी दी, एक थपकी दे दी। तो वो एक मेरे एनर्जी बूस्टर का काम किया उसने और मैं चलता गया। अभी मैं पूछूंगा सर कि आपने पूरे देश में ट्रैवल किया है, भारत की ही एक बार हम बात करते हैं। जी जी। भारत का जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग है, कल्चर लोगों का अलग है, बिहेव के हिसाब से कितना अलग पाते हैं यहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों को? देखिए हमारे यहाँ आप बिहेव भी एक जैसा ही है, ठीक है, आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि ऐसा है, नॉर्थ साउथ ऐसा है, ये है ऐसा है, पर मुझे कहीं कोई डिफरेंस नहीं लगा पूरे भारत में। खूबसूरत तो दोनों ही जगह है। खूबसूरत तो एक अलग चीज़ है आपके मायने में, लोगों की खूबसूरती क्या है। मुझे 100 में से 99% लोग जो होते हैं ना वो प्यार करने वाले मिलते हैं। 1% हरामखोर कहीं भी मिल सकते हैं, तो 1% को मैं कभी भी इंटरटेन नहीं करता। मैं 99% वाले लोगों के साथ में जाना पसंद करता हूँ और मुझे बहुत प्यार मिला है। तो मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि भैया वहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मन में इमेज बनी होती है, बैक माइंड में हमारी एक इमेज रहती है, वो चलती रहती है, पर रियलिटी वो नहीं होती है। रियलिटी जब आप घर से बाहर निकलते हो, मैं कहता हूँ कि अगर एक हफ़्ते आप ट्रैवल करते हो और एक किताब पढ़ते हो तो एक हफ़्ते ट्रैवल में आप ज़्यादा सीख सकते हो एक किताब के कंपैरिजन में। और मैं तो पिछले 4 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, 5वीं साल स्टार्ट हो चुकी है। पहली बार देश से बाहर कहाँ गए थे आप? मैं श्रीलंका गया था। मैं त्रिवेंद्रम से, मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी श्रीलंका में, तो जब मैं त्रिवेंद्रम पहुंचा था तो त्रिवेंद्रम से मुझे आगे जाना पड़ रहा था, तो मैं पहले श्रीलंका कवर करके वापस त्रिवेंद्रम आ गया था। 1 महीना मैं श्रीलंका में रह के आया था। तो इस जर्नी के दौरान जो मेरा पहला देश था वो श्रीलंका था। श्रीलंका से फिर हम कन्याकुमारी की तरफ गए, उधर से फिर हम चेन्नई होते हुए बांग्लादेश इंटर कर गए, फिर हम 7 सिस्टर कंप्लीट करते हुए भूटान चले गए, भूटान से हम नेपाल आ गए, नेपाल से हम दिल्ली आ गए, दिल्ली से हम म्यांमार चले गए, म्यांमार से लाओस चले गए, लाओस से वियतनाम चले गए। जैसे आप हम वर्ड यूज़ कर रहे, तो ग्रुप था या फिर हम? अच्छा, मैं और मेरी धन्नो। ठीक है। धन्नो इनकी साइकिल का नाम जो है धन्नो है। सर जानना चाहूँगा, साइकिल जो खरीदी थी कितने की थी, प्लस क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या अच्छा लगता है उसके बारे में? देखिए पहली बात तो मैं धन्नो वैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा खुद ही उसके साथ फीलिंग जुड़ रही है। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने कोई साइकिल ख़रीदी नहीं थी। मेरा एक दोस्त था, वो कार फ्री डे के लिए गुड़गांव में अपनी साइकिल लेके आया था, तो वो उसकी साइकिल में उठा लाया था और लेके निकल गया था। मुझे तो साइकिल कैंची चलाई हुई थी, उसके बाद में मैंने साइकिल नहीं चलाई थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, नवोदय स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पे साइकिल वाइकिल अलाउ नहीं होती थी, तो मैंने साइकिल चलाई नहीं थी कभी। बस वो रास्ते में फिर वो यूट्यूब से गियर बदलना सीखा उसका, और चलने गियर वाली साइकिल थी। हाँ, गियर वाली साइकिल थी। और फिर उस साइकिल पे मैंने ये 5 कंट्री कंप्लीट कर दिए थे। फिर मैंने अपनी खुद की एक साइकिल ली थी, जो कि आजकल जो मेरे पास में है वो धन्नो, वो 47-48 कंट्रीज़ में वो खुद ट्रैवल कर चुकी है। अच्छा, तो दोस्त जैसे स्टार्टिंग में 5 कंट्री लेके आप घूम रहे थे, फ़ोन नहीं करता था भाई अब तो देके जा? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। जब एक मैच्योरिटी लेवल पे आप आ जाते हो तो ये चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं। ठीक है, था दिमाग में तो पूछा। कर लेना इसको। ओके, एक ही है कि सर के बाल पहले लंबे लंबे होते रहे, तो वो आपने क्यों कटवाए? और पहले लंबे बाल रखने का क्या रीज़न रहा? बालों के बारे में बात करेंगे सर। पहले हमने जाना है कि आपके बाल काफ़ी बड़े थे, लंबे थे। नहीं, मैंने छोटे क्यों करवाए? ऐसे ही बाल थे, वो रास्ते में लंबे होते गए। मैंने सोचा यार थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, बाबे वाली फीलिंग लेने लग गया था मैं। तो पर बाद में देखा कि बाल रहे नहीं, तो इसलिए कटवाने पड़ गए। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो जापान तक मैंने काफ़ी लंबे बाल रखे, उसके बाद में पिछले 2-2.5 साल से मैं छोटे बाल रख रहा हूँ। जितना आपने अभी तक घूमा है अलग अलग देशों में, सबसे अच्छी कंट्री आपको कौन सी लगी, या फिर कहाँ का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा? दूसरा, कहाँ का एक्सपीरियंस ख़राब रहा था? देखो, ख़राब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक्सपीरियंस मेरा हर जगह का अच्छा रहा है। मैं बुरा किसी भी देश को नहीं कहूँगा। किसी देश को आप इस हिसाब से डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि मैंने एक शब्द में कहा कि लोगों पे डिपेंड करता है। और इस दुनिया में 99% लोग बहुत खूबसूरत, बहुत लविंग है,
और 1% तो कहीं भी मिल सकते हैं। तो 1% पे आप कंट्री को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मायनों में, जैसे कि ईमानदारी के मामले में आप बात करोगे तो मैं कहूँगा कि जापानियों जैसी ईमानदारी कहीं नहीं है। सुंदरता के, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करूँगा, वहाँ के जो नेचर का सिस्टम है जापान जैसा कहीं नहीं है। हॉस्पिटैलिटी की बात करूँगा, हालांकि मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस भी ईरान में हुआ, और हॉस्पिटैलिटी की बात करूँगा तो ईरानियन की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। और यूरोप की बात करूँगा थोड़ा अलग है टोटली। और जब हम इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं तो इंग्लैंड में आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आप विदेश में आए हो। वहाँ हर चौथा बंदा हमारा इंडियन दिख जाता है। तो हर कंट्री को आप अलग अलग मायनों में तोल सकते हो। एक एक कंट्री को आप मतलब मिक्स करके किसी कंट्री को तोल नहीं सकते। सर, जैसे कि आपने इतना ट्रैवल किया है तो मेरी एक समझ है कि जो बंदा ट्रैवल करता है समझदारी अपने आप पनपने लगती है। मैं जानना चाहूँगा, अगर हम सभ्यता के हिसाब से बात करें, बहुत पहले कहा गया था कि यूरोपियन सभ्यता काफ़ी बेहतर है भारत की सभ्यता से इन टर्म्स ऑफ आज़ादी, महिलाओं की जो आज़ादी है। और आज के दिन जो हम जब बात कर रहे हैं, देश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में ही लड़की का रेप हुआ है और एक का नहीं कईयों का होता ही जा रहा है। उस चीज़ के ऊपर ब्रेक नहीं लगा पा रहे। तो लोगों का मानना है, पहले भी डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी कि अगर यूरोपियन सभ्यता भारत में आती है तो इस चीज़ में बदलाव आ सकता है, महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिल सकती है, ज़्यादा बराबरी महसूस किया जा सकता है। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है सर? देखिए, ये चीज़ें अपनी जगह है। मुझे इस टाइम देश में दो बड़ी समस्याएं लग रही हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारा पॉपुलेशन और एजुकेशन। देखिए, मतलब सामाजिक समस्याओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे और एजुकेशन अच्छी देंगे और अपने संस्कार देंगे, अपने बच्चों को संस्कार देंगे, अपने बेटे को संस्कार देंगे कि बेटा ये बहन है तुम्हारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे संस्कारों की कमी होती जा रही है आज के इस भाग दौड़ के दौर में। और दूसरी क्या है कि हम ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि उसका आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप एक शहर गाँव से निकलते हो तो आपको पता ही नहीं लगता। और अब आप बात कर रहे थे कि यूरोप की, तो यूरोप में पॉपुलेशन कहाँ है, ठीक है, संसाधन उनके हैं। और यूरोपियन की बात करता हूँ तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि यूरोप डेवलप ज़रूर है, ठीक है, पर वो एक तरह से पुराने टाइम के गुंडे रहे हुए हैं जिन्होंने हमारे देशों पे कब्जा किया हुआ था पहले, ठीक है। उससे वो डेवलप हो गए हैं। आप यूरोप के मकानों की बात करोगे, उन्होंने सारे बंधुआ मजदूरों को ला के वो मकान बनाए हुए हैं। 1600 के बने हुए मकानों में वो रह रहे हैं। बट उनका जो लाइफस्टाइल है और हमारा लाइफस्टाइल है टोटली डिफरेंट है। हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है उनके कल्चर से काफ़ी मायनों में, और काफ़ी मायनों में उनका कल्चर हमसे रिच है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें हर सभ्यता से, हमें हर कल्चर से कुछ पॉजिटिविटी लेनी चाहिए, नेगेटिविटी उनकी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जैसे कि फ़िज़िकली बात करूँ तो अफ्रीकन लोगों से हमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए, ठीक है। जूस की बात करूं तो उन जैसा हमारा दिमाग होना चाहिए। यूरोपियन की बात करूं तो उन जैसा हमारा जो है सोचने की शक्ति होनी चाहिए, आज़ादी की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो और साउथ ईस्ट एशिया की बात करूंगा तो वहाँ उन जैसा बुद्धिज़्म हमारे अंदर होना चाहिए, पीस, काम, हम शांत रहने वाले होने चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को निचोड़ निकालोगे ना तो बहुत कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते। हमारे में क्या कमी है वो हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। व्यवहार में कितना बदलाव आया है, अगर आपने कभी महसूस किया है कि जब से आपने अपना जो पुराना प्रोफेशन था, आप डॉक्टर रहे हैं, उसको छोड़ के जब से आपने ट्रैवलिंग शुरू किया तो आपने क्या महसूस किया कि आपके व्यवहार में कितना बदलाव आया है? देखिए, मैं पहले काफ़ी एग्रेसिव था, मतलब काम करता था सारा दिन बस, और ज़्यादा कोई वो करता था तो लड़ने को भी उतारू हो जाता था। बट अब बड़ा काम मस्त रहते हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इवन मैं ट्रैवल करते हुए भी मुझे सोचना नहीं पड़ता कि आज मैं कहाँ रुकूँगा। शाम को 6 बजे सोचता हूँ कि यार अब देखेंगे आज शाम को तंबू कहाँ लगेगा या फिर कहाँ रुकना होगा। तो उस हिसाब से काफ़ी बदलाव आ जाता है, मैच्योरिटी लेवल भी आ जाता है आपका। आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, आप अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करते जाते हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। और मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप 7 दिन ट्रैवल कर लो और एक बुक पढ़ लो तो बराबर नॉलेज गेन करते हो। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और ट्रैवल करने से आपको आभास होता है कि हाँ, हमारे अंदर कहाँ कमियाँ हैं।
और मैं तो कहता हूँ कि मैं साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ तो साइकिल अपने आप में ही एक जो पैडल मारता हूँ वो मेरे ध्यान साधना है। माइल्स नाउ माई मेडिटेशन में एक लाइन बोलता हूँ, क्योंकि अब तो किलोमीटर ही मेरी ध्यान साधना हो गई है। तो मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर पे जाके रुकूंगा, पर याद आता है कि 40 किलोमीटर पे यार वो 20 किलोमीटर तो पीछे रह गया। वह अपने आप में इतना मस्त हो जाता हूँ, तो काफ़ी बदलाव आया है। अगर मैं जानना चाहूँ सर कि ये उन लोगों के लिए भी है जो आगे ट्रैवलिंग शुरू करना चाहते हैं या इस चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं, एक करियर के तौर पे, एक पैशन के तौर में इसको आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो शुरुआत में कैसे लोग मैनेज करें या फिर आपने कैसे किया था? खर्च, इन शॉर्ट खर्चा पानी कैसे चलता है अगर देसी भाषा में कहे तो? देखिए मेरी बात अलग है, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी थी, ठीक है, और इस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं ट्रैवलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मैं एक सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी बच्चों के मेरे पास में मैसेज भी आते हैं, भैया मैंने 12th कर ली है, भैया मैं फर्स्ट ईयर में हो गया हूँ, मुझे ट्रैवल करना है, वर्ल्ड टूर करना है, ये करना है, वो करना है। मैं सब बच्चों को एक ही रिप्लाई देता हूँ कि बच्चा फिनिश योर स्टडी फर्स्ट। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप में कैपेबिलिटी है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो पहले आप अपनी स्टडी पूरी करिए, उसके बाद में इसके बारे में सोचिए। और ख़र्चा, अगर आप आज मॉडर्न ज़माना है, वर्क फ्रॉम होम तो नया ट्रेडिशन आ गया, इसी तरह आप फ्रीलांसर का काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, कहीं पे भी फ्रीलांसर का काम करके आप अपनी पूरी जीवन रेखा को चला सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए आपको एजुकेशन मस्ट है। हाँ, आप अपनी एजुकेशन उसी बेस पे कर सकते हो कि आपका एम है कि ट्रैवल करना है मुझे, तो आप अपने ट्रैवल बेस पे स्टडी करिए और क्या क्या चीज़ें आप कमा सकते हो, कहाँ से क्या कर सकते हो। आप मास कम्युनिकेशन में काम करिए, किस बेस पे आप काम करते हो वो आपको डिसाइड करना है +2 के बाद में ही, और उसके बाद में आप चलते रहिए। अच्छा है, काफ़ी लोग अगर ट्रैवल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है सर कि आपने कितना बदलाव देखा है पहले के कंपेयर में, आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले के कंपेयर में और अभी के कंपेयर में, कि पेरेंट्स जो ओपन अप होते जा रहे हैं कि अपने बच्चों को वो मौका दे रहे हैं कि अपना करियर चूज़ करें। जैसे अभी यूट्यूब के ऊपर करियर ऑप्शन एक बड़ा ऑप्शन बन चुका है कई लोगों के लिए, कई लोग इसके अंदर हाथ आजमाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी सक्सेस भी पाते हैं, बहुत फेलियर भी होते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन जो माँ बाप का रवैया बदला है ट्रैवलिंग को लेके, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा हुआ है रवैया, बढ़ावा देने वाला हुआ है, या फिर वैसे का वैसा है जैसा पहले था कि इसके अंदर करियर नहीं है? दो चीज़ें होती हैं दोस्त, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी आती है, ठीक है। कैरियर है, पेरेंट्स भी अच्छा सोचते हैं मेरा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, मेरा बच्चा इसमें कैरियर बना सकता है। बट मैंने एक ही चीज़ कहा ना कि पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी आ रही है। काफ़ी चीज़ें अगर हम ट्रैवल के दौरान पॉजिटिव देखते हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी रहती है। पेरेंट्स का सोचना भी जायज़ है, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। और रही का हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, हमारे हरियाणा वालों के तो भाई सरकारी नौकरी मिल गई, उस पर का तो कोई काम ही नहीं है सर, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सरकारी के लिए। हाँ, तो वो प्रेशर नहीं है अब, पर पेरेंट्स काफ़ी कुछ आप पे डिपेंड करते हैं, उनका एक एम रहता है, उनका एक माइंड में सेटअप रहता है, तो उसको बदलाव करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। धीरे धीरे बदल रहे हैं, पर इस मीडिया के दौरान, मतलब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इसमें काफ़ी कुछ अभी टाइम लगेगा। और मैं बताऊं कि सच्चाई है, टाइम लगे तो ही अच्छा है, क्योंकि एकदम सब छूट दी हुई बच्चे को डाइवर्ट हो जाता है। देखो काफ़ी लोग सक्सेस भी होते हैं, मतलब सक्सेस होने वाले 5% है, 95% अनसक्सेसफुल रहते हैं। आप यूट्यूब की बात कर रहे हो, वहाँ पे कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, बाकी तो नहीं है। इंडिया में गिनती के 20, 50, 100 ट्रैवल ब्लॉगर्स होंगे, ठीक है। ट्राई तो हज़ारों ने, लाखों ने की है, ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, टाइम के साथ में बहते जाना चाहिए। जिसको अच्छा लगता जा रहा है वो अच्छा बढ़ता जाएगा, और जिसके साथ लगन है वो कामों को आगे करता जाएगा। जब आप किसी एक नई ट्रिप पे निकलते हैं, सपोज कि अभी आपको किसी ट्रिप पे जाना है, कोई एक प्लेस आप डिसाइड करते हैं, तो उससे रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग रहती है दिमाग में कि ये करना है, वो करना है? वेरी फर्स्ट डे एक प्लानिंग थी कि मरने से पहले 200 देश को कंप्लीट करना है, 200 देशों में अपने हाथ से एक पौधा लगाना है, ठीक है। वही प्लानिंग है, धीरे धीरे उस प्लानिंग को कवर करते जा रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता होता, शाम कहाँ होगी मुझे कुछ नहीं पता होता। एक रफ़ आइडिया रहता है कि अगले 2 साल में अफ्रीका करना है, उस 2 साल के अंदर फिर एक महीने के हिसाब से आइडिया, अगले 6 महीने में ये 10 देश निपटाने हैं, 5 देश निपटाने हैं।
तो वो एक रफ़ आइडिया होता है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन उनका हमारे वीज़ा प्रोसेस पे कैसे हमारी हेल्थ रहती है, सब चीज़ों का रहता है। तो मैं कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा मैंने कि भैया यहाँ ये करना है। तो मैं तो कई बार रुक जाता हूँ 15-15 दिन। अभी लॉकडाउन में इस साल तो मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाया, खा खा के मोटा हो रहा हूँ यहाँ पे।